जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 22 जनवरी से पहले इसरो ने पूरी दुनिया को कराए अयोध्या के दर्शन। मालदीव्स में इंडियन मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन पर्सनल से रिप्लेस करने के ऑप्शन को भारत कर रहा है एक्सप्लोर। असम पुलिस की सर्विस में इंडक्ट हुए इंडियन आर्मी द्वारा ट्रेंड ब्लैक पैंथर्स कमांडोज। भारत के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो रहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में चाइनीज चिप होने से बड़ा एक खतरा। और पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने में नाकाम। तो कल 22 जनवरी का जो दिन है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आखिरकार इतने वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है। तो इसलिए यार सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे कि आज के इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो जय श्री राम के कमेंट से आप बिल्कुल भर दो। और इसके साथ अब आपको एक इंटरेस्टिंग अपडेट भी देते हैं कि कल 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा अयोध्या की कैप्चर की गई कुछ इमेजेस रिलीज की गई हैं। और ये जो इमेज है ये पिछले साल 16 दिसंबर को कैप्चर की गई थी। और इसरो की सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई इन इमेजेस में श्री राम के मंदिर के साथ साथ राजा दशरथ का महल, सरयू नदी, अयोध्या रेलवे स्टेशन, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। और बता दें कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने श्री राम मंदिर में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वो कैसे, तो उसका उत्तर दिया है विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री आलोक शर्मा ने। तो उन्होंने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बताया कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया गया था तो फिर उस जगह पर करीब 40 फीट मलबा भर गया था। और इस मलबे ने उस साइट को भी कवर कर लिया था, जिसको लेकर कहा जाता है कि रामलला का जन्म यहीं पर हुआ है। और फिर लार्सन एंड टुब्रो ने श्री राम के न्यू आइडल की स्थापना के लिए एक प्रिसाइज लोकेशन का पता लगाने के लिए डिफरेंशियल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया था। और जबकि इसके अलावा भारत का स्वदेशी नाविक सिस्टम, तो इसकी मदद से भी एग्जैक्ट लोकेशन सिग्नल्स प्राप्त किए गए थे। और आप इसे कह सकते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी कि विज्ञान और अध्यात्म के मिलन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच एक तरह की डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हुई थी, जिसके चलते मालदीव की नई सरकार ने वहां पर मौजूद इंडियन मिलिट्री की ट्रूप्स को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए एक डेडलाइन भी अनाउंस करी है। लेकिन भारत और मालदीव्स के इस तनाव के बीच इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है, और जिसमें बताया गया कि भारत मालदीव्स में मौजूद अपने 77 मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन ऑपरेटर से रिप्लेस करने के ऑप्शंस को देख रहा है। आपको बता दें कि मालदीव्स में जो भारत के मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड हैं, तो वो मुख्य रूप से वहाँ पे मौजूद 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर मिलिट्री सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने के लिए हैं। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस के डायरेक्ट कंट्रोल में ही आती हैं, लेकिन इन्हें ऑपरेट करते हैं भारत के क्रू। और भारत का जो क्रू वहाँ में मौजूद है वो मालदीव्स की फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देता है इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने की। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि भारत और मालदीव्स इस इश्यू को लेकर कुछ नए समाधानों को ढूंढने पर काम कर रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी मालदीव्स में ग्राउंड पर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया है, जैसे कि मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट दावा कर रही है। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि अभी जो मुद्दा है वो इंडियन क्रू को पूरी तरह से रिमूव करने का नहीं है, बल्कि उनको नॉन यूनिफॉर्म सिविलियन से रिप्लेस करने का है। और अभी जो वहाँ पे क्रू मौजूद है उसमें अधिकतर नेवी और कोस्ट गार्ड के पर्सनल मौजूद हैं। तो इसलिए सोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि अभी एक ऑप्शन को देखा जा रहा है कि जो मालदीव्स ने इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स को वापस बुलाने की रिक्वेस्ट करी है, तो उन्हें सिविलियन पर्सनल से रिप्लेस करने वाले ऑप्शन को देखा जा रहा है। और वो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल भी हो सकते हैं या फिर किसी अदर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के क्रू भी, जो कि वहाँ पे मौजूद उन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने में मदद कर सकें। और वो सिविलियंस जो कि इन प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज और एक्सपर्टीज रखते हैं, तो वो भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इंडियन फर्म एंड्योर एयर सिस्टम्स ने 2 खास तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को विकसित किया है, जिन्हें मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और जेंस.com के साथ बात करते हुए इस कंपनी के सीईओ की तरफ से बताया गया कि उनकी सबल सीरीज के तहत विकसित किए गए 2 खास यूएवीज, जिसमें से एक है सबल 10 और दूसरे का नाम है सबल 20, तो ये लो ऑडियो एंड विजुअल सिग्नेचर के साथ आते हैं और इन्हें केवल 2 ही क्रू मेंबर द्वारा ट्रांसपोर्ट और ऑपरेट किया जा सकता है। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि उनकी सबल सीरीज के जो यूएवीज हैं वो हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पर भी ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और खास तौर पर ऐसे लोकेशंस जहां पे पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन यूएवीज को डुअल रिडंडेंट जीपीएस सिस्टम से इक्विप किया गया है, लेकिन ये जो यूएवीज हैं जीपीएस के फेल होने पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। सबल सीरीज के इन दोनों ही यूएवीज में रिटर्न टू होम फीचर भी है, यानी कि मान लीजिए अगर किसी केस में यूएवी की बैटरी लो हो या फिर कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही अपने बेस पर आ जाते हैं। और ये जो यूएवीज हैं ये टैंडम रोटर डिजाइन के साथ आते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि असम पुलिस में 2551 पुलिस कमांडोज का एक नया बैच इंडक्ट किया गया है। बता दें कि असम पुलिस के जो कमांडो बटालियंस हैं उन्हें ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है। और असम पुलिस के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी भी देश की पुलिस फोर्स में कमांडोज इंडक्ट किए गए।
और असम पुलिस के नए कमांडोज को इंडियन आर्मी के कमांडो ट्रेनिंग कोर्स के हिस्से के तौर पर ट्रेनिंग मिली है। और वैसे अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हें बता दें कि भारत में लगभग सभी स्टेट पुलिस के पास अपनी अपनी एक स्पेशल कमांडो फोर्स भी होती है, और जिस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप उसके माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाके हमारे नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें, खास करके ब्रह्मोस वाला स्पेशल एडिशन जो कि प्रेरित है श्री राम से, और आप श्री राम कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि भारत की कई सारी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, तो उन सिस्टम्स में चाइनीज ओरिजिन के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए, और इसलिए ये सारी कंपनियां भी जांच के दायरे में, कहीं इनके थ्रू कोई लीक ना हुआ हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7500 के आसपास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से 9 लाख एम्प्लॉयज सेंट्रल में और लगभग 1.7 मिलियन एम्प्लॉयज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। और इस बात की संभावना है कि लगभग 80,000 से अधिक सस्पेक्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स इनके द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसमें मिलिट्री और डिफेंस ऑफिसेस जैसे प्रमुख सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। और जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया कि ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है तो इन्हें चाइनीज कंपनीज डेटा को एक्सेस करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह का डेटा, तो उस डेटा में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, और यहाँ तक कि उनके लोकेशंस, तो ये भी एक्सेस किया जा सकता है। और जबकि चाइना के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 के मुताबिक ये जो कंपनियां हैं ये चाइना की स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ सारा डेटा शेयर करने के लिए बाध्य है। तो इसलिए जब से भारत की एजेंसीज को ये पता लगा है कि जो भारत की कुछ कंपनियों द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं तो उनमें चाइनीज ओरिजिन के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसी वजह से ये चीज़ें जांच के दायरे में आई हैं। और आप जानते होंगे कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है तो ये तो आधार कार्ड बनाने से लेकर सिम कार्ड खरीदने तक आप सभी ने इस्तेमाल किया ही होगा। अफगानिस्तान के बदकशा में जेबक जिले में एक एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट सामने आई है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और फिर जिसके बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि आखिर एयरक्राफ्ट था किस देश का। तो बता दें कि भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो कि थाईलैंड से मॉस्को जा रही थी, और इस बीच ये जो एयरक्राफ्ट है ये गया एयरपोर्ट में रिफ्यूलिंग के लिए भी रुका था। और जबकि शुरुआत में अफगानिस्तान बेस्ड एक न्यूज़ पोर्टल टोलो न्यूज़ की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो वो भारत का पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, लेकिन डीजीसीए के ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो भारत का नहीं है, बल्कि वो एक स्मॉल DF-10 एयरक्राफ्ट था जो कि मोरक्को में रजिस्टर्ड है। जबकि अफगानिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है उसमें यह बताया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है 6 रशियंस को कैरी करके भारत से उज्बेकिस्तान की तरफ जा रहा था, और इसे एक रशियन प्राइवेट जेट बताया गया है, और अब इसकी पुष्टि रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से भी कर दी गई। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो ईरान ने पाकिस्तान में स्थित जैश अल अदल के 2 बेसिस को ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से टारगेट किया था, तो ईरान की उस सटीक स्ट्राइक के बाद से एक प्रश्न सबके सामने आया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां तैनात थे जो वो ईरान के इस स्ट्राइक का पता नहीं लगा पाए। तो इससे ही संबंधित एक रिपोर्ट द संडे गार्डियन की तरफ से जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने कई अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स बताए हैं, जिसमें कई बार ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो पाकिस्तान के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स में कुछ तकनीकी खामियां हैं, या फिर इनके चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने इनको लेकर जो दावे किए हैं तो उनमें से अधिकतर दावे केवल फर्जी हैं, या फिर उनको ऐसे ट्रूप्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है जिनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है इनको चलाने की। और पाकिस्तान जो दावा करता है कि उसके पास मल्टीपल एयर डिफेंस एसेट्स हैं और जिस पर उसने बहुत सारा खर्चा किया है, तो इसके बावजूद भी ये एसेट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने में नाकाम है। जैसे कि जब मई 2011 में लादेन को ढेर करने के लिए यूएस एयरफोर्स के ट्रूप्स और उनके एसेट्स लगभग 3 घंटे 6 मिनट तक पाकिस्तान के अंदर थे और पाकिस्तान को पता नहीं लग पाया था, और इन एसेट्स में यूएस के 4 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। इसी तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला ऑपरेशन, जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बालाकोट में घुस के अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके वापस भी आ गए, तब भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की स्ट्राइक को काउंटर करने में नाकाम रहे थे। इसके अलावा जब मार्च 2022 में भारत की एक मिसाइल गलती से फायर होकर पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, तब भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स उस मिसाइल को रोक नहीं पाए थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कहा था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिसाइल को देख लिया था और पूरे 7 मिनट तक उस मिसाइल को ट्रैक भी किया, लेकिन पाकिस्तान के इसी दावे ने एक और प्रश्न उठा दिया कि जब ट्रैक किया था तो फिर क्या उनके सिस्टम्स उस मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं थे। और अब जो ईरान वाला इंसिडेंट हुआ है तो इसने एक बार फिर से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर प्रश्न उठाए हैं। और खैर बाकी इस पर हम बस यही कहेंगे कि चाइनीज़ माल है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए
हवलदार निर्मल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के सिपाही राहुल रेंसवाल और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ शहबाज अहमद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 1990 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल KP परमेश्वरन पिल्लई शशि कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट इस बार की रिपब्लिक डे परेड में पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।